students, how are you? Myself Sanjay Sarvia and welcome to Sarvia Sir's class. Today we will start chapter number 1, Introduction to Partnership. But first of all, we have to know what is the weightage of this chapter. This chapter will be asked in a present paper style. This chapter will be asked in different two sections, section A and section C. In section A, CL number 1 MCQ, 1 mark. In section C, CL number 21, 1 short sum and weightage 3 marks. टोटल मिला के इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का वेटेज है. राइट, हमने देखा 11th में कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने पढ़ा था. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही पर्सन है, वो सारी की सारी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही ड्राइंग्स करता है, वही परचेज और सेल्स की एक्टिविटी करता है, और एंड ऑफ द ईयर जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसके लिए वही पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन जब बिजनेस है वो एक्सपांड होता है, बिजनेस आगे बढ़ता है, उसकी साइज बढ़ती है, तो वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में से पार्टनरशिप फर्म में जंप लगाना पड़ता है. तो पार्टनरशिप फर्म है उसको सीखने से पहले थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है. तो आप देख सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन ये थी कि वहां पे सिर्फ एक ही ओनर्स रहता है, एक ही पर्सन बिजनेस को रन करता है. तो उस वजह से क्या होता है, कई बार फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके पास जो रिक्वायर्ड स्किल होती है वो नहीं होती, और जब फंड नहीं होता, रिक्वायर्ड स्किल उसके पास है तो उसके पास फंड नहीं रहता. और कई बार बिजनेस के रिस्क को डिवाइड करने के लिए भी पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस होना पड़ता है. तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में के इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें थोड़ी बहुत उसकी थियरी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप 100 आउट 100 की रेस में दौड़ते हैं तो एक एमसीक्यू, एक वीएसक्यू, एक लाइन जो चैप्टर्स की है उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए, उसके बारे में आपको कंपल्सरी समझना चाहिए, और मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा. राइट, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे. मैं यहाँ पे इस थियरी में जहां पे भी एक एमसीक्यू, एक वीएसक्यू जो पूछा जाएगा उसको मैं आपको यहाँ पे नोट करवाऊंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा. राइट, देखते सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे क्रिएट होती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है वो एग्रीमेंट से क्रिएट की जाती है. राइट, सेकेंड पॉइंट यहां पे दिया गया है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हर कोई बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, फिर चाहे वो कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी क्यों ना हो, हर एक बिजनेस फर्म है उसमें उसका पर्पस तो प्रॉफिट अर्न करने का ही होता है. आपने कहीं ऐसा सुना है कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसका पर्पस है कि इस साल हम इतना लॉस अर्न करेंगे? लॉस अर्न करने की जरूरत नहीं होती, लॉस तो अपने आप हो जाता है. प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का ही पर्पस होता है हर एक बिजनेस का. जैसे यहाँ पे भी पार्टनरशिप फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट अर्न करने का है. उसके बाद देखा जाए तो पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पे दिखाया गया बोर्ड पे लीगल प्रोविजन, लीगल बिजनेस. लीगल बिजनेस में क्या है कि बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज है वो लीगल ही की जाएगी, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक की जाएगी. राइट, ओके. यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये लीगल बिजनेस का मतलब, लीगल एक्टिविटी का मतलब क्या है. जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट लीगली ही होता है. देखिए यहां पे एक श्रीराम फायर क्रैकर्स नाम की कोई फर्म है. वो फर्म का जो पर्पस है, बिजनेस जब उसने स्टार्ट किया था उसका ऑब्जेक्टिव इसमें उसने लिखा था कि कोई गुड ओकेशन पे, बर्थडे हो या मैरिज हो या गुड ओकेशन पे सेलिब्रेट करने के लिए फायर क्रैकर्स का प्रोडक्शन करना है. लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है, उस फायर क्रैकर्स के साथ साथ वो उस फायर क्रैकर्स में जो आर्म्स है, मतलब उसमें आयरन बॉल है, टाइमर फिट कर देते हैं, उसको उसकी साइज बढ़ा देते हैं और एक बड़ा धमाका होने वाला कोई क्रैकर्स बना देते हैं. तो वो क्रैकर्स नहीं है, वो कोई गुड ओकेशन के लिए बनाया गया नहीं है, उसे टाइम बॉम्ब कहते हैं, और ऐसी परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती, आप सभी जानते हैं. तो कहने का मतलब है कि उस टाइम है वो ऑनरेबल कोर्ट है उसको बिजनेस को क्लोज करने के लिए ऑर्डर देगी कि आप बिजनेस बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका पर्पस जो था वो गलत हो गया. मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब तो लीगल एक्टिविटी थी, लेकिन आफ्टर वर्ड्स वो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया. तो इसी तरीके से यहां पे भी पार्टनरशिप फर्म में हर एक एक्टिविटी, हर एक
एक्टिविटी मतलब परचेज हो या सेल्स हो या मार्केटिंग हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, वो आपको 1932 के एक्ट के मुताबिक ही करनी होगी, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे दिया गया है, पॉइंट नंबर 4, एजेंट फॉर ईच अदर। मतलब क्या है? एजेंट फॉर ईच अदर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दो या दो से ज्यादा जितने भी पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर एक दूसरे के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। मतलब यदि कोई पार्टनर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे वो कोई भी लीगल एक्टिविटी करने के लिए दूसरा जो पार्टनर्स है वो उसके लिए फ्री रहेगा। मतलब मान लीजिए कि चेक पे सिग्नेचर करनी है तो वो भी एक दूसरे पार्टनर एक दूसरे के अवेज में मतलब एब्सेंस में वो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखा जाए तो नंबर ऑफ पार्टनर्स, पॉइंट नंबर 5 दिया गया। नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में देखा जाए तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड अमेंडमेंट इन 2013 कंपनी एक्ट सेक्शन 464 of Company Act 2013, minimum partners, there are 2 minimum partners and maximum number of partners is 100. In Amendment 2013 Company Act and provision under section 464, there are minimum 2 partners and maximum 100 partners. यहां पे एमसीक्यू बनता है, देखिए एक पॉइंट नंबर 4 जो है, पॉइंट नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 6, ये तीनों पॉइंट हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि यहां से एमसीक्यू बनता है, राइट। मान लीजिए कि ऐसा एमसीक्यू बना गया है कि अ पार्टनर इज डैश फॉर अनदर पार्टनर्स, और वहां पे ऑप्शन दिए गए एजेंट है, डेटर है, रिलेटिव्स है और नन ऑफ दिस, तो वहां पे आपको टिक करना होगा एजेंट। एजेंट है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। इसी तरीके से लॉट्स ऑफ टाइम ये एमसीक्यू पूछा गया है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स, हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स आर देयर इन पार्टनरशिप फर्म, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 100 पार्टनर्स, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 दिया गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट है वो बाद में आपको 7 चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे भी ये पॉइंट को डिस्कस किया गया। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि यहां पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, मतलब पार्टनर्स की जो बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो पे करने के लिए पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट बेच के भी इस लायबिलिटी को पेड करना होगा। सो ये कहा जाएगा कि इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट दिया गया है ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म। ओनरशिप मतलब पार्टनरशिप फर्म की जो ओनरशिप है वो किसकी रहती है? ऑब्वियसली पार्टनर्स की ही होगी। और मैनेजमेंट कौन करता है? मतलब ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो कौन चलाएगा? तो कई बार क्या होता है कि जितने पार्टनर है वो सभी पार्टनर मैनेजमेंट कर सकते हैं, या उनमें से कोई सिलेक्टेड जो पार्टनर्स है वो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स बिजनेस को रन कराएंगे, राइट। अच्छा, तो ये थी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। आपको ये सारी की सारी जो थियरी अभी डिस्कस की गई है वो सारी की सारी थियरी है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के आधार पे आप वहां से पीडीएफ पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो पार्टनरशिप से ही जुड़ा है, तो हमें इसी चैप्टर में पार्टनरशिप का मीनिंग भी सीखना चाहिए। तो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि इंडियन एज पर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, as per Indian Partnership Act under section 4, what is the partnership? Partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of the business। मतलब पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप है वो पर्सन्स के बीच का रिलेशन है। कैसा रिलेशन? कि जो पार्टनर्स है वो प्रॉफिट है जो भी होता है एंड ऑफ द ईयर उसको शेयर करने के लिए वो एग्री रहते हैं। और आगे कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या है कि यहां पे जो हमने लास्ट अभी टॉपिक डिस्कस किया था कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है कौन करता है, तो बिजनेस का मैनेजमेंट है या तो सारे के सारे पार्टनर्स या उनमें से चुने गए कोई भी पार्टनर्स है वो
बिजनेस चलाते हैं। तो डेफिनेशन में भी आपको यह कहा गया है कि जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म है उसको उसको जो है सभी पार्टनर्स या तो उनमें से कोई भी पार्टनर है वो बिजनेस को चलाते हैं। तो फिर से देखेंगे यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड आगे लिखा है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस को इनके द्वारा चलाया जाएगा और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में कहीं लॉस वर्ड नहीं मेंशन किया गया और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करने का है। तो प्रॉफिट जो भी एंड ऑफ द ईयर होता है या लॉस जो भी होता है वो पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए एग्री रहते हैं, उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे पार्टनरशिप डीड। अच्छा, तो हम पार्टनरशिप डीड के बारे में यहां पे सीखेंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड है वो एन एग्रीमेंट है ऑफ द बिजनेस जिसमें सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन मेंशन किए जाते हैं। वैसे तो पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। यदि पार्टनर्स चाहे तो पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करेंगे या नहीं चाहेंगे तो वो पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, चलेगा बिना पार्टनरशिप डीड के भी। हाँ, यदि पार्टनरशिप डीड वो बना रहे हैं तो उसका फॉर्म है वो रिटन और ओरल, दोनों भी हो सकता है। रिटन फॉर्म में भी हो सकती है पार्टनरशिप डीड या ओरल में भी हो सकती है। रिटन फॉर्म मतलब जो भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन डिस्क्लोज किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, वो सारे के सारे रिटन फॉर्म में लिखे जाएंगे। मतलब आपके रिकॉर्ड के तौर पे आप उसको रख सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है तो ये पार्टनरशिप डीड ओरली भी डिस्कस हो सकती है। जो भी क्लोज है उसको ओरली डिस्कस हो सकता है पार्टनर्स के बीच। लेकिन written partnership deed, written form is more desirable for partnership firm because of in future if any dispute, any misunderstanding create among the partners, at that time partnership deed is helpful to resolve this dispute, solve these mistakes, right? So पार्टनरशिप डीड में जो भी चीजें डिस्कस होती है वो रिटन पे या ओरल दोनों में हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिटन फॉर्म इज मोर डिजायरेबल। राइट, ओके। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से क्लोज डिस्कस किए जाते हैं? राइट, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स की सारी डिटेल है वो डिस्कस की जाती है। मतलब पार्टनर्स है उसका नाम क्या है, पार्टनर्स के रेसिडेंट एड्रेस जो है, पार्टनर्स की नेट वेल्थ कितनी है, वो सारी की सारी यहाँ पे चीजें डिस्कस की जाती है, डिस्क्लोज की जाती है, यहाँ पे उसको नोट किया जाता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप जो फॉर्म है उसकी जो जानकारी है वो इस क्लोज में मेंशन की जाती है कि पार्टनरशिप फर्म की रजिस्टर ऑफिस क्या है, पार्टनरशिप फर्म उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। राइट, इस क्लोज में ये डिस्कस किया जाता है। उसके बाद है कमेंसमेंट डेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन सी डेट से स्टार्ट की जाती है वो डेट यहां पे मेंशन की जाती है इस क्लोज में। नेक्स्ट है वो है कैपिटल। अच्छा, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है सबसे पहली बात ये डिस्कस होती है कि मान लीजिए कि 3 पर्सन यहां पे मिलके एक पार्टनरशिप फर्म ए बी सी तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में सबसे पहला डिस्कशन यही रहेगा कौन कितनी कैपिटल लाएगा। तो इस क्लोज में पार्टनर्स कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में वो यहां पे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है वो है ड्रॉइंग्स। मतलब पूरे साल में पार्टनर्स कितनी अमाउंट का और कितनी बार विथड्रॉ करेंगे अमाउंट, इसके बारे में यहां पे लिखा जाता है, डिस्कस किया जाता है। जैसे कैपिटल है उसी के बेस पे यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईओसी कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंड ऑफ द ईयर जो भी पार्टनर है उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उस कैपिटल पे एंड ऑफ द ईयर उसको कितना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म है वो पेड करेगी। मतलब यहां पे
कौन से रेट से जो इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा, वो डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो थिंग है वो है इसी तरीके से, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी रहता है। मतलब जो भी पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए फॉर्म में से कैश हो या गुड्स हो या कोई भी चीज विड्रॉ कर रहा है, तो उस ड्राइंग्स की अमाउंट पे कौन से रेट से उस पे चार्ज किया जाएगा। देखिए यहां पे मैंने एक पॉइंट बोला है कि कौन से रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और यहां टू बी पेड, कौन से रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, और टू बी चार्ज, कौन से रेट से इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। मतलब ये है कि इन पार्टनरशिप फर्म आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। इसीलिए आप 11th की जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे 11th में, उसके पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, जबकि पार्टनर्स के लिए वो इनकम है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पे मैंने ऐसा लिखा है टू बी चार्ज, हाउ मेनी परसेंटेज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स अमाउंट, तो कितने परसेंट से चार्ज किया जाए। चार्ज किया गया मतलब उसके पास से वो अमाउंट कलेक्ट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म है वो जो भी पार्टनर ड्राइंग्स करता है उस पे चार्ज करेगा, इंटरेस्ट लगाएगा, तो वो कौन से रेट रहेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, जबकि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम है। इसीलिए आप 11th के फाइनल अकाउंट्स और प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते थे। क्यों? क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है, राइट। तो यहां पे आपको एक ध्यान देना है कि इस जो टेबल है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से जुड़े कई बार एमसीक्यू वीएसटी बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आईओसी है और आईओडी, यहां से 4 एमसीक्यू ऐसे बनते हैं, फर्म के लिए क्या है और पार्टनर्स के लिए क्या है। पार्टनर्स के लिए क्या है और फर्म के लिए। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आईओसी वो पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए वो इनकम है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, राइट। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो पार्टनर के लिए क्या है, तो वो एक्सपेंस है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, तो वो इनकम है। ये एमसीक्यू आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या कहलाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या कहलाएगा। तो ये जो चारों का चारों एमसीक्यू है वो आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। ओके, ये टेबल आपको, हाँ, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो थियरी है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई, जो एक लिंक दी गई उसके तौर पे वहां से आप उस पीडीएफ को, इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ओके, चलो आगे बात करते हैं पार्टनरशिप डीड में। आईओसी और आईओडी की बात हो चुकी, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो यहां पे पार्टनर्स, आप जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए 2 मेथड्स यहां पे दी गई टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट है वो फिक्स कैपिटल मेथड और सेकंड है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो ठीक है, चलो कि कैपिटल बदलती रहती है, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल को फिक्स रखने के लिए कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी ओपन किए जाते हैं। तो उस करंट अकाउंट की जो बैलेंस है, फिर चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, तो उस बैलेंस पे भी कौन से परसेंटेज, कितने परसेंटेज से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, वो यहां पे डिस्कस किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई पार्टनर है वो ज्यादा एक्टिव है, बिजनेस में ज्यादा काम कर रहा है, तो उस एक्टिव रोल के लिए पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन, ये सब चीजें दी जाएगी, और यदि दी जाएगी तो कितनी अमाउंट से दी जाएगी, कितने रेट से कमीशन दिया जाएगा, वो सब बातें यहां पे इस क्लोज में डिस्कस की जाती है।
इसके साथ साथ यहां पे प्रॉफिट और लॉस है, वो कौन से रेशियो में, कौन से प्रोपोर्शन में डिस्कस किया जाए। मतलब एंड ऑफ द ईयर जब पार्टनरशिप फर्म अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर क्या होगा, तो फाइनल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स के बीच कौन से रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये चीज यहां पे मेंशन की जाती है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म रनिंग है और उसमें यदि किसी नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में भी इस क्लोज में डिस्कस किया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि कब और किस तरीके से, कौन सी मेथड से नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाएगा। और इसी तरीके से यदि कोई पार्टनर है वो रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी, ये सारी की सारी चीजें इस पार्टनरशिप डीड के इस क्लोज में डिस्कस की जाती है। उसके बाद की बात की जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसको वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं, तो कौन सी मेथड से, फिर नॉर्मल मेथड है या बाय कोर्ट ऑर्डर है, कौन सी मेथड से पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसोल्यूशन होगा, ये चीज भी यहां पे डिस्कस की जाती है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने के साथ साथ ये बात भी डिस्कस हो जाती है कि बिजनेस को किस तरीके से बंद किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी जो भी प्रोसीजर है पार्टनरशिप फर्म को चलाने की, वो पार्टनरशिप डीड में डिस्कस की जाती है। फिर चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो, वो डिस्कस की जाती है। राइट, ओके। तो ये थी पार्टनरशिप डीड। अच्छा, मान लीजिए मैंने पहले बताया कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसको पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो पार्टनरशिप डीड बनाते भी है और कई बार विदाउट पार्टनरशिप डीड भी पार्टनरशिप चलती है, फर्म चलती है। और यदि पार्टनरशिप डीड वो प्रिपेयर करते हैं तो उसका फॉर्म मैंने बताया कि वो रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में भी होता है। लेकिन रिटन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड इज मोर डिजायरेबल टू सॉल्व द डिस्प्यूट अराइज अमंग द पार्टनर्स इन फ्यूचर। यदि कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट होते हैं तो रिटन फॉर्म में है तो वो आप उसे दिखा सकते हैं कि देखिए ये चीजें इस तरीके से पहले डिस्कस हुई थी और इसी तरीके से ये फॉलो होगी। राइट, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं होती और कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है। ओके, तब जाके क्या करें। अब हमारे पास पार्टनरशिप डीड तो पहले से है ही नहीं, रिटन फॉर्म या ओरल फॉर्म हमने डिस्कस ही नहीं की, और अब पार्टनर्स के बीच ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे कि पीएनएल रेशियो रिलेटेड। कोई पार्टनर ये कहता है कि इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, दूसरा पार्टनर ये कहता है कि नहीं कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कोई पार्टनर ये कहता है कि मैंने पार्टनरशिप फर्म को लोन दी है तो उसका इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए, इतने परसेंटेज के हिसाब से मिलना चाहिए, आईओसी मुझे इतने परसेंट। तो ये सारे के सारे डिस्प्यूट है, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको सोल्व करने के लिए जब हमारे पास इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ध्यान से सुनिएगा, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि जो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस है उस टाइम अप्लाई होते हैं। जैसे कि वो प्रोविजन क्या है, यहां से भी थोड़ी बहुत थियरी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि एमसीक्यू बीएसपी यहां से भी निकलते हैं। राइट, ओके। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, ये प्रोविजन कब अप्लाई होंगे, फिर से रिपीट कर देता हूं, ये प्रोविजन कब अप्लाई होंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब आपने पार्टनरशिप डीड डिस्कस ही नहीं की, जब आप पार्टनरशिप डीड आपने प्रिपेयर ही नहीं की, और उस टाइम यदि इन फ्यूचर पार्टनर्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो एज पर लीगल प्रोविजंस जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हैं 1932 के, उसके मुताबिक वो प्रॉब्लम, वो डिस्प्यूट है वो सॉल्व होगा। जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि प्रॉफिट और लॉस
पार्टनर्स के बीच जब P&L रेशियो पहले से डिसाइड नहीं है और यदि कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आपको ध्यान में रखना है कि एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस इक्वल प्रोपोर्शन में ही, इक्वल प्रोपोर्शन मान लीजिए कि 3 पार्टनर है तो 1:1:1 इस तरीके से इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट और लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पहला क्लॉज, लीगल प्रोविजन का पहला क्लॉज। सेकेंड, आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये जो सारी की सारी चीजें हैं नॉट टू बी कैलकुलेटेड, ध्यान रहे यहां पे नॉट टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं होगा। पार्टनर्स कितने भी परसेंटेज की डिमांड क्यों ना करें, कोई पार्टनर आईओसी की डिमांड करता है कि मुझे, मैंने कैपिटल इतनी इन्वेस्ट की है तो मुझे 10%, 12%, 15% इंटरेस्ट आईओसी मिलनी ही चाहिए, तो ये गलत है। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसे आईओसी नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे नहीं पेड किया जाएगा। और उसी तरीके से किसी पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज भी नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है, उसकी बैलेंस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। हाँ, जैसे मैंने यह बताया कि कोई पार्टनर, मान लीजिए कि कोई पार्टनर है वो ज्यादा एक्टिव है बिजनेस में, ज्यादा एक्टिविटी करता है, सेल्स की एक्टिविटी है, मार्केटिंग करता है, तो उसको कमीशन दिया जाता है, उसको सैलरी दी जाती है, उसको बोनस दिया जाता है। तो यदि पार्टनरशिप डीड में ये बातें डिस्कस की गई है कि पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस देना चाहिए, तभी दिया जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक वो यदि एक्स्ट्रा कोई वर्क करता है फिर भी उसको ऐसे सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ध्यान रहे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक ये सारी की सारी चीजें हैं उसको नहीं दी जाएगी, फिर चाहे वो कितने भी घंटों एक्स्ट्रा वर्क क्यों ना करता हो, बिजनेस में काम क्यों ना करता हो, लेकिन उसको नहीं दी जाएगी। राइट, ओके। सबसे अहम पॉइंट है पार्टनर लीगल प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, तो वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब जब कोई पार्टनर है वो फर्म को लोन प्रोवाइड करता है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ, तो यहां पे एज पर लीगल प्रोविजन, एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एट द रेट 6% के मुताबिक इंटरेस्ट टू बी पेड टू द पार्टनर्स। राइट, पार्टनर्स ने लोन दी गई है, अ लोन इज गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ध्यान रहे, ये बोरोड लोन की बात हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की बोरोड लोन। ये बोरोड लोन किसके पास से ली है? उसने पार्टनर्स के पास से जो लोन ली है, और उस पार्टनर्स की लोन पे यदि इंटरेस्ट के रेट पहले से प्री डिसाइड नहीं है तो एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। एट द रेट 6% के हिसाब से पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। राइट, ओके। इसके बाद बात करते हैं कि यदि कोई ऐसा रीजनेबल एक्सपेंस किया है पार्टनर्स ने, कोई ऐसा रीजनेबल एक्सपेंस, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टनर है वो यहाँ थिएटर में मूवी देखने गया और इंटरवल में उसने कई सारे फॉर्म्स के विजिटिंग कार्ड्स और एडवर्टाइज देखा और बैठे बैठे उसने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी अपने फॉर्म का एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट इस इंटरवल के दौरान दे दूं। और यदि वो थिएटर के ओनर्स के पास जाता है, मैनेजर से मिलता है और कहता है कि मुझे भी मेरा विजिटिंग कार्ड है वो डिस्प्ले कराना है आपके थिएटर में ड्यूरिंग इंटरवल, राइट, हर एक शो में, तो उसके लिए उसको किसी और पार्टनर से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, परमिशन की नेसेसिटी नहीं रहेगी कि चलो मैं दूसरे पार्टनर्स को फोन करके पूछ लेता हूं कि मुझे एक्सपेंस करना चाहिए, क्योंकि ये फर्म के बिहाफ में ये किया गया एक्सपेंस है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट है। तो ऐसे रीजनेबल एक्सपेंस यदि कोई पार्टनर्स करता है तो उस एक्सपेंस के पैसे रीअम्बर्स करने का राइट हर एक पार्टनर को रहेगा। यह भी एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लीगल प्रोविजन में बताया गया कि यदि कोई पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म यदि एक्सपेंस करता है कि मान लीजिए कि वो विजिटिंग कार्ड डिस्प्ले करवाने के लिए थोड़ा सा पेमेंट कर देता है उस थिएटर के ऑनर को या मैनेजर को, तो वो वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है।
और उसी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो रियम्बर्स करने का राइट उस पार्टनर को होगा, क्योंकि ये रीजनेबल एक्सपेंस है। हाँ, आप सब जानते हैं उसको वो कोक और वो पॉपकॉर्न के और मूवी के टिकट के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने जो भी पेमेंट किया है वो फॉर्म में से रियम्बर्स हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरीके से मैंने इस लेक्चर में पार्टनरशिप फर्म से जुड़ी हुई सारी की सारी थियरी डिस्कस की है, और इस थियरी की आपको यदि जरूरत है तो आप इस थियरी को नीचे दी गई जो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है उसके लिंक के हिसाब से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीपीटी भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पूरे के पूरे लिथो मटेरियल्स आपको इसी चैनल से मिल जाएगा, राइट। तो सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर से हम इसी चैप्टर से जुड़े प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाएंगे, शॉर्ट सम से स्टार्ट करेंगे, थियरी यहां से हम यहां पर रखते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।